हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी। कल का जो लेक्चर था उसमें यहाँ से थोड़ा एंडिंग वाला जो पोर्शन था उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था ड्यू टू दी टेक्निकल प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब अपलोड किया उसके बाद पता चला कि भाई ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पिछले लेक्चर का जो थोड़ा सा पोर्शन बाकी था उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम निकाल रहे थे एवरेज लाइफ टाइम। अगर वापस आपको देखना है तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज लाइफ। सो इन दैट केस हमने यहाँ तक तो डेरिवेशन कर लिया था। ठीक है, देखो ये डेरिवेशन मैंडेटरी नहीं है, ये डेरिवेशन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपने नॉलेज के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बाकी आपको कोई ये डिराइव करने को बोलेगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बस एक नॉलेज के लिए है, तो इस तरीके से आपको देखना है इसे। हमें इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, जैसे हाफ लाइफ का जिसे हमने फॉर्मूला बनाया है उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये हमारे लिए जो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला बनेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एवरेज लाइफ का ये रिलेशन क्या बन जाएगा हाफ लाइफ के साथ। तो टाउ इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ टी 1/2 हाफ लाइफ डिवाइड बाई 0.693। अभी अगर मैं यहाँ पे 1/0.693 करता हूँ तो मेरे पास अराउंड 1.44 जितना आंसर आएगा। सो मैं 1 को डिवाइड करूंगा 0.693 से, सो आई एम गेटिंग 1.44। 300144 अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1.44 लिखेंगे। सो इट इज 1.44 टाइम्स, सॉरी 1.44 टाइम्स टी हाफ पीरियड। ठीक है, तो इतना एवरेज लाइफ का टाइम हमारे पास आएगा। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के लिए एवरेज लाइफ अगर पूछी जाए तो वो 1.44 टाइम्स टी हाफ के बराबर होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये इतना बस रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया था, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर की अभी शुरुआत करते हैं। तो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल। Example 13 point. Solve example 13.4. The half-life of a uranium 92 238 undergoing alpha decay is 4.5 into 10 to the power 9 years. What is the activity of 1 gram sample of uranium 92 238? यहाँ पे आपको 1 ग्राम सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी निकालने को बोला गया है। रेडियो एक्टिविटी मतलब कि आर निकालने को बोला गया है, डी के रेट आपको निकालने को बोला गया है। ठीक है, डी के रेट आपको निकालने को बोला गया है। तो चलिए पता करते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इसके लिए ना हाफ लाइफ दी गई है। देखो ये यूरेनियम के लिए ये हाफ लाइफ आपको दी गई है, तो जो दिया गया है उसको लिखते हैं पहले। तो आपको यहाँ पे हाफ लाइफ प्रोवाइडेड है, टी 1/2 इज गिवन, दैट इज 4.5 इंटू 10 to the power 9 years। लेकिन मुझे इसको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको हम फर्दर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम 3600, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होती है। ठीक है, 1 आवर 60 मिनट 60 सेकंड 3600 सेकंड एंड 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 24 एंड मल्टीप्लाई बाय हम इसको करेंगे 365। तो करीब करीब हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली लिखे तो 3.16 इंटू 10 to the power 7 सेकंड होगा। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 3.16 इंटू 10 to the power 7 सेकंड होगा। ठीक है, तो हम इसको ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो ये 4.5 इंटू 10 to the power 9 मल्टीप्लाई बाई ईयर में है। 1 ईयर इज इक्वल टू हम मानेंगे 3.16 इंटू 10 to the power 7 सेकंड। ठीक है, पीछे के डिजिट जो भी है उसको हम नेग्लेक्ट कर दे तो अप्रोक्सीमेटली हम 3.16 इंटू 10 to the power 7 सेकंड लिख सकते हैं। सो फर्दर मल्टीप्लाई बाई 3.16 इंटू 10 to the power, sorry, actually it is not working actually। 3.16 into 10 to the power
7 सेकंड, ठीक है। तो इतनी टोटल सेकंड होगी। तो पता कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास। तो 4.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 इज मल्टीप्लाई बाई 3.16, सो ये हो जाएगा हमारे पास 14.22, 14.22 इंटू 10 टू द पावर, देखो 9 प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा 16, तो 10 टू द पावर 16 वैल्यू आएगी, ठीक है, 10 टू द पावर 16। सॉरी, ये थोड़ी गड़बड़ी हो रही है पेन में, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये 10 टू द पावर 16, मतलब कि मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखता हूँ 1.422 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकंड। सो अप्रोक्सीमेटली 1.422 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकंड। सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया हाफ लाइफ को सेकंड में, ठीक है, जो हमें ईयर में दिया गया था वो हमने यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको 1 ग्राम सैंपल की रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि 1 ग्राम यूरेनियम का यहाँ पे आपको डीके रेट पता करना है। डीके रेट मतलब कि आर, रेडियो एक्टिविटी भी इसको बोलते हैं, और वो आर की वैल्यू आपको पता करनी है। और आर हमें पता है क्या होता है, लैम्बडा एन के बराबर होता है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आर लैम्बडा एन के बराबर होता है, और जहां पे लैम्बडा हम ये हाफ लाइफ दिया गया तो उसके साथ जो रिलेशन बनता है वही रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे, और लैम्बडा की वैल्यू हम टी हाफ के फॉर्म में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये भी पता कर ले कि भाई ये एन की वैल्यू क्या होगी, है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने होंगे, वो एन की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी बहुत ही जरूरी है। 1 ग्राम सैंपल में, 1 ग्राम यूरेनियम के सैंपल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है ना। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें ये पता होता है कि फ्रॉम द एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल के अंदर यहाँ पे 6.025 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, है ना। ये हमें पता है कि भाई 1 मोल के अंदर, या फिर एवोगैड्रो नंबर ही लिखते हैं सीधा, कि क्योंकि एवोगैड्रो नंबर पर मोल होता है ना, तो इतना पर मोल। तो एवोगैड्रो नंबर हमें ये बोलता है कि भाई 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एन ए इज इक्वल्स टू 6.025 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स सॉरी 23 एटम पर मोल, ठीक है। तो इतने पर मोल इतने एटम होते हैं, ये हमें एवोगैड्रो नंबर बताता है। अब ये जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम के 1 मोल का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट होता है 238 ग्राम, ठीक है, 238 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 मोल में यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना होता है, 238 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 238 लिखें, पॉइंट में पीछे की वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि भाई 1 मोल, in 1 mole uranium means 238 gram. Atomic weight is 238 gram. लिखेंगे atomic weight is 238 gram, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 238 ग्राम में इतने एटम होंगे, 238 ग्राम में इतने एटम होंगे। तो भाई 1 ग्राम में कितने एटम होने चाहिए, सीधा सा क्वेश्चन है। अगर 238 ग्राम में इतने एटम होते हैं तो 1 ग्राम में कितने एटम होते हैं, ठीक है, वो पता कर लेंगे, तो वही होगा हमारा कैपिटल एन, ठीक है, क्लियर। तो चलिए लिखते हैं कि इन 238 ग्राम यूरेनियम 6.025 into 10 to the power 23 atoms. So in 1 gram of uranium कितने एटम्स होने चाहिए, लेट्स से कि हम इसको कैपिटल एन बोल देते हैं, तो ये कैपिटल एन की वैल्यू होनी चाहिए 6.025 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 238, ठीक है। तो 6.025
इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 238। तो यहाँ से हमें 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 6.025 को हम डिवाइड करेंगे 6.025 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 238। तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 0.0253 0.0253 इंटू 10⁻23। अगर मैं यहाँ से अगर मैं 3 पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ, 2 पॉइंट को शिफ्ट कर सॉरी 2 नहीं 3 पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये n की वैल्यू आ जाएगी 2.53 सॉरी 25.3 इंटू 10⁻20। ठीक है, 10⁻20 एटॉम्स। तो भाई 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर इतने एटॉम होने चाहिए। तो अभी हमें ये n की वैल्यू मिल चुकी है। सो अब हम ये डिसइंटीग्रेशन या फिर डिसइंटीग्रेशन रेट बोलो या फिर इसको रेडियो एक्टिविटी बोलो या फिर एक्टिविटी बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हम ये निकाल सकते हैं। तो भाई हमें पता है कि ये रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू लैम्बडा एन होता है। ठीक है, R इज इक्वल्स टू लैम्बडा एन। चलिए वैल्यू प्लेस कर देते हैं, R इज इक्वल्स टू लैम्बडा एन। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हम प्लेस करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा? लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.693। एक्चुअली यहाँ से हाफ लाइफ की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं हाफ लाइफ की वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। सो मुझे पता है कि यहाँ पे हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई लैम्बडा। ठीक है, 0.693 डिवाइड बाई लैम्बडा। सो दैट मैं यहीं से लैम्बडा की वैल्यू क्या बना सकता हूं, तो लैम्बडा की वैल्यू बन सकती है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक है, चलो तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे अब हमारे पास ये आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्बडा की जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस करूंगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, क्योंकि टी हाफ हमारे पास है। ठीक है, इनटू एन। सारी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू प्लेस कर दो। 0.693 डिवाइड बाई ये टी हाफ जो भी है ये हमने कितना निकाला था सेकंड के अंदर, तो 1.422 इंटू 10⁻17। ठीक है, इंटू एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो भाई 25.3 इंटू 10⁻20 आई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। 0.693 मल्टीप्लाई बाई 25.3 फर्दर इट इज डिवाइडेड बाई 1.422, तो ये आंसर आएगा 12.329। ये आंसर आएगा हमारे पास 12.329 इंटू 10⁻3, 12.329 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये आएगी आर की वैल्यू। अगर हम इसको एक डिजिट शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू 1.233 अप्रोक्सीमेटली या 23 इंटू 10⁻4। इसका यूनिट बनेगा ऐसा यूनिट बैकरेल। ठीक है, तो बिग क्यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग वर्किंग है। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में तो प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोला है, सॉल्व एग्जाम्पल 13.5। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ट्रिटियम हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 12.5 years undergoing beta decay. What fraction of a sample of pure tritium will remain undecayed after 25 years? मतलब कि 25 साल बाद यहाँ पे इसका अनडिकेड जत्था कितना बचेगा, ये आपको यहाँ पे पता करना है ना। और यहाँ पे बोला गया कि ट्रिटियम है उसका हाफ लाइफ पीरियड है 12.5 years। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरी 12.5 years के बाद उसका जितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो हाफ होते जाएंगे, है ना, वो हाफ होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने दिया है। बाय डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द इनिशियल सैंपल विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 12.5 years. In the next 12.5 years, one half of these nuclei would have decayed.
Hence 1/4 of the sample of the initial pure tritium will remain undecayed। चलो इसको समझते हैं, ये जो इन्होंने लिखा है इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो कि इनिशियली या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है N0, ठीक है। अभी इनको N0 से N0/2 ट्रिटियम की बात करें तो N0 से N0/2 होने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ लाइफ के बराबर। यही तो होता है इसका टाइम, है ना। यही तो होता है हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जितने हैं अभी उसके आधे हो जाए, ठीक है, जितने हैं अभी उसके आधे हो जाए। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा इसको, 12.5 ईयर्स, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, इन्होंने ही दिया है, ठीक है। अभी ये जो है N0/2 आफ्टर 12.5 ईयर्स, ये N0/2 उसके आधे हो जाएंगे, है ना। मतलब कि आफ्टर 12.5 ईयर्स, यही तो होता है मीनिंग हाफ लाइफ का, कि अभी जितने हैं उसके आधे हो जाए, यही होता है हाफ लाइफ। अभी जितने हैं उसके आधे हो जाए, है ना। तो अभी अभी कितने हैं N0/2, तो उसको आधे होने में कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट 12.5 ईयर्स, मतलब कि हाफ लाइफ, है ना। तो आफ्टर 12.5 ईयर्स आप देखोगे तो अब ये कितने हो जाएंगे N0/2 के आधे, मतलब कि N0/4, ठीक है। तो टोटल हमें कितना बोला है, आफ्टर 25 ईयर्स हमें देखने को बोला है। तो देख लो आफ्टर 25 ईयर्स, ये हो गया ना 12.5 एंड 12.5, टोटल हो गया 25 ईयर्स। तो आफ्टर 25 ईयर्स आपको ये जो सैंपल होंगे वो कितने बचेंगे, यहाँ पे N0/4 बचेंगे, है ना। बचे हुए कितने दिखेंगे, 1/4 बचे हुए दिखेंगे। तो आफ्टर 25 ईयर्स कहानी ये बनेगी, ठीक, क्लियर। तो यही इन्होंने सेंटेंस के तौर पे दिया गया है, सेंटेंस में इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सरसाइज का 13.1, टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम Li36 and Li37 have respective abundance of 7.5% and 92.5%. These isotopes have masses of 6.01512 atomic mass unit and 0.01600 unit रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। पहला क्वेश्चन का पहले तो आंसर देते हैं। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, है ना। अभी ऐसे तो नेचर में बहुत सारे आइसोटोप होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे आइसोटोप होंगे। तो ऐसे केस में अगर आपको कोई पूछे कि भाई यहाँ पे लिथियम दिया गया है तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि भाई इसका ये जो आइसोटोप है उसका इतना है, वो वाले आइसोटोप का इतना है, वो वाले आइसोटोप का इतना है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। हम बोलेंगे तो एक ही एटॉमिक मास बोलेंगे कि लिथियम का इतना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी ऐसे अलग अलग आइसोटोप के हमें ऐसे मास दिए जाते हैं तो उसके साथ उसका एबंडेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जितने भी आइसोटोप के मास हमें दिए जाते हैं उसका एवरेज ले लेंगे, क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज। इसको हम क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज हम ले लेंगे, ठीक है। तो वेटेड एवरेज आइसोटोप्स के जो निकलेंगे वही हमारा होगा एटॉमिक मास, ठीक है। तो लिथियम एटॉम का मास हमें निकालने के लिए हमें उसके जो आइसोटोप दिए गए हैं उसका वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका वेटेड एवरेज लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। देखो ये सीधी सी समझने वाली बात होती है कि ऐसे बहुत सारे नेचर में अगर आइसोटोप अवेलेबल है और आपको कोई पूछता है कि भाई इसका मुझे एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या करोगे, सभी आइसोटोप के मास लिखोगे या फिर उसका आप वेटेड एवरेज बोलोगे, ठीक है। उसका वेटेड एवरेज ही बोलना पड़ेगा ना। और क्योंकि यहाँ पे उसका परसेंटेज एबंडेंस दिया गया है तो हम उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वेटेड एवरेज लेंगे, ठीक है। तभी ये वेटेड एवरेज कैसे लिया जाता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फॉर्मूला लिखूंगा atomic mass of lithium Li is nothing but equal to weighted average of weighted average of isotopes in nature, isotopes in nature, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, जो उसका यूनिट मास दिया गया है, जो उसका मास दिया गया है हर एक आइसोटोप का, उसका उसके एबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसका एडिशन डिवाइड बाय टोटल एबंडेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे निकालना है
तो ये वाला जो आइसोटोप है उसका मास हमें दिया गया है 6.01512 यूनिट, ठीक है, और उसका एबंडेंस कितना है 7.5%। तो मैं इसको लिखूंगा इट इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो ये परसेंटेज में ही है और वेटेड एवरेज हम यहाँ पे ले रहे हैं तो परसेंटेज में ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ 6.01512 मल्टीप्लाई बाई 7.5, ठीक है, प्लस 7.01600 7.01600 इंटू मल्टीप्लाई बाई 92.5। आप देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि 7.5 प्लस 92.5 ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो ये नीचे डिवीजन आएगा वो टोटल 100 ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.5 प्लस 92.5, ठीक है। तो ये एडिशन हमेशा टोटल यहाँ पे जो एबंडेंस होगा वो हमेशा 100 ही बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आंसर निकलता है। 6.01512 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो हमारे पास कुछ आंसर आता है 45.1134, 45.1134, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 7.01600 मल्टीप्लाई बाई 92.5 तो ये आंसर आएगा 648.98, 648.98 डिवाइड बाई 100, ठीक है, डिवाइड बाई 100। चलिए तो एडिशन किसका कितना आएगा इसका, तो ये प्लस हम इसको प्लस करेंगे 45.1134 से एंड फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो कुल मिला के देखेंगे तो इसका एवरेज मास हमारे पास निकल के आएगा 6.940934, 6.940934, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे इसको लिखना है तो अप्रोक्सीमेटली मैं 6.941 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 6.941 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या फिर एएमयू लिखो या फिर आप सिर्फ यूनिट लिखो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, क्लियर। उसी तरीके से इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या बोला है, बोरोन हैज ए टू स्टेबल आइसोटोप्स B510 एंड B511, their respective masses are, आपको दिया गया है, and the atomic mass of boron is 10.811 unit, find the abundance of B510 and B511, ठीक है। तो आपको यहाँ पे abundance निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कि भाई मान लो कि ये B510 है, इसका abundance है X%, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो B511 है इसका एबंडेंस क्या होना चाहिए 100 माइनस X%, है ना, क्योंकि टोटल दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं पहले यहाँ पे अज्यूम भी कर लेता हूं कि लेट्स अज्यूम दैट abundance of B510 is X%, so that abundance of B511 should be या फिर is 100 माइनस X%, ठीक है। अभी यहां पे आपको एटॉमिक मास दिया गया है, ठीक है, एटॉमिक मास यहां पे प्रोवाइडेड है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज इक्वल्स टू, यहां पे पहले आइसोटोप का मास आपको दिया गया है 10.01294 इंटू एक्स, प्लस दूसरे का दिया गया है 11.00931
इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 100। चलो यहां पे हमें वैल्यू दी गई है, एटॉमिक मास इसका दिया गया है, वो हमें कैलकुलेट करके बोला कि भाई 10.811 यूनिट। सो 10.811, ये 100 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100, दैट इज इक्वल्स टू 10.0129 0129 टाइम्स एक्स प्लस ये इसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1100.931 माइनस 11.00931 एक्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे पास आएगा। चलिए तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10.811 मल्टीप्लाई बाय 100 ये तो हो जाएगा 1081.1 81.1, और ये वाली जो टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, सॉरी। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 1100.931, दैट इज इक्वल्स टू, ये x वाली टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर क्या निकल के आता है, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये 10.01294 माइनस 11.00931, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ निकल के आएगी, इट इज माइनस 0.99637, माइनस 0.99637, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ निकल के आएगी। और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 1081.1 माइनस ये हो जाएगा 1100.931, तो ये आंसर आएगा हमारे पास माइनस 19.831, ठीक है, माइनस 19.831। हाँ, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करना भूल गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.99637x, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो ये x कितना आ जाएगा, x हमें निकालने को बोला है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 19.831 डिवाइड बाई 0.99637, ठीक है। तो चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि आंसर कितना आता है, ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। सो 19.831 डिवाइड बाई हमें करना है 0.99637, तो 19.90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.90%, ठीक है। तो एक्स एबंडेंस हमारे पास आया 19.90%। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई ये जो BA510 है इसमें एबंडेंस कितना है, 19.90%, ठीक है। आंसर में लिखेंगे कि ये जो हमारे पास B510 है, बोरॉन 510 है, इसका एबंडेंस कितना दिखेगा, 19.90%। और मैं यहाँ पे बोरॉन 511 लिखूं तो इसका एबंडेंस हमें कितना मिलेगा, 80.10%, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए, 80.10%, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.2, देखो क्या बोला है, द थ्री स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नियॉन any 1020, any 1021, any 1022 have respective abundance of 90.51%, 0.27% and 9.22%. The atomic masses of three isotopes are यहाँ पे provided है respectively. Obtain the average atomic mass of neon. Again same type का question, यहाँ पे हमें average atomic mass of neon यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो बस वही वाला फॉर्मूला, एवरेज वेटेड मास यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू, पहले आइसोटोप का मास हमें दिया गया 19.99, तो ये 19.99
मल्टीप्लाई बाय उसका एबंडेंस कितना है 90.51 प्लस दूसरे का मास दिया गया है 20.99 इसका एबंडेंस दिया गया है 0.27 प्लस तीसरा जो भी है वो हमें दिया गया 21.99 मल्टीप्लाई बाय 9.22, ठीक है, होल अपॉन डिवाइड बाय, आप देखोगे तो एबंडेंस का टोटल अगर यहाँ पे निकालोगे तो वो तो 100 ही आएगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। चलिए तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। 19.99 मल्टीप्लाई बाई 90.51, ये आंसर आया 1809.2949 प्लस इसकी बात करें तो यहाँ पे 20.99 मल्टीप्लाई बाई 0.27, ये आंसर आता है 5.6673। 5 पॉइंट ये आंसर आता है 5.6673, सॉरी 5.6673, ठीक है, प्लस अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो 21.99 है, 21.99 इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 9.22 से, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 202.7478, ठीक है, डिवाइड बाय 100। चलिए इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1809.2949 प्लस 5.6673 प्लस ये हो जाएगा 202.7478 एंड इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 20.1771, 20.1771 यूनिट, ठीक है, तो इतना इसका एवरेज मास होगा। अप्रोक्सीमेटली अगर लिखना है तो आप इसको 20.18 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? सो इतना एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास होगा नियॉन का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, और यहाँ पे उसका जो एटॉमिक मास है वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर यहाँ पे है 14, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे टोटल मास ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, और बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें पहले तो मास डिफेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, तो मास डिफेक्ट यहाँ पे कितनी आएगी वो पता कर लेते हैं, और मास डिफेक्ट पता करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, हमने देख लिया ये फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, तो हम ये डायरेक्टली ये सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन, एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन 714, ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम सीधा लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे Z MP कितना होगा, Z मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड ये n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे पहले तो ये कंप्यूट कर देते कि Z MP कितना होगा, ठीक है, तो Z MP टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं 7 मल्टीप्लाई बाय, भाई एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.00727 यूनिट, 1.00727 यूनिट, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी कुछ 7.05775, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7.050
727 1.00727 मल्टीप्लाई बाई 7, तो कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 0.7 पॉइंट, ये हो जाएगा 7.05089, 7.05089 यूनिट। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये कंप्यूट करें एन एम एन, सो एन एम एन हमारे लिए क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी यहाँ पे 7 होंगे, और एक न्यूट्रॉन का मास हमें पता है कि 1.00866 होता है, तो ये 1.00866 यूनिट। तो चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना आता है, 1.00866 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो जाएगा 7.06062, 7.06062, ठीक है, इतना यूनिट। और यहाँ पे हमें इसका नाइट्रोजन न्यूक्लियस का मास हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है, ये तो हमें दिया गया है, यहाँ पे मास हमें यहाँ पे दिया गया है। हमें पता होता है कि भाई एक्चुअल मास जो यहाँ पे हमें मिलता है वो ये ZMN प्लस NMN के जरिए, ZMP प्लस NMN की वैल्यू से कम मिलता है ना, हमें पता है, क्योंकि बाइंडिंग जब भी होता है, बॉन्डिंग जब भी यहाँ पे होता है, जब न्यूक्लियस की रचना होती है, सारे बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ऐसे टाइम पे भाई थोड़ी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है, थोड़ा मास रिलीज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पे मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू तो हमें प्रोवाइडेड है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है। तो ये हो जाएगा 7.05089 प्लस ये 7.06062 माइनस, और ये वैल्यू हमें दी गई है 14.00307 यूनिट, ठीक है। चलो इसका एडिशन कर लेते हैं, तो ये एडिशन करेंगे हम इसका, तो ये 7.05089 प्लस ये है 7.06062 माइनस 14.00307, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.10844, 0.10844 यूनिट, ठीक है। तो इतनी मास डिफेक्ट यहाँ पे काउंट हुई, ठीक है, इतनी मास डिफेक्ट यहाँ पे काउंट हुई। तो हमें यहाँ पे अब क्या निकालना है, ये मास डिफेक्ट तो हमें मिल चुका है, हमें निकालना है कि भाई ये मास डिफेक्ट के बराबर कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना, इतनी मास डिफेक्ट मतलब कि इतना मास गायब हुआ है। अभी वो जाहिर सी बात है कि वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हुआ है, क्योंकि मास इज वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं ना, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे बस वही तो निकालने को बोला है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी यहाँ पे ना आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो भाई इसमें इसके लिए हमने एक कैलकुलेशन किया था, हालांकि ना वो कैलकुलेशन जो हमने किया था उसके अंदर हमारे पास वैल्यू 931.5 नहीं आई थी, 933 पॉइंट समथिंग आई थी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में हमें ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें याद रखनी है, इसको याद रख लीजिएगा कि भाई 1 यूनिट मास जब भी कन्वर्ट होता है एनर्जी के फॉर्म में, तो उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये वैल्यू हमें याद रखना है। हालांकि हमने इसका कैलकुलेशन किया था, अगर आपको याद आता हो तो मैं आपको ले जाऊं वो क्वेश्चन के ऊपर, तो हमने एक्चुअली वैल्यू प्लेस करके हमने वो कैलकुलेशन किया था, और ये रहा, यही स्लाइड के अंदर देखो हमने निकाला था कि भाई 1 यूनिट मास जो भी होता है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने ये सारी वैल्यू प्लेस करके 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू निकाली थी कैलकुलेशन करके, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हम ये जो 1.6605 हमने लिया, ठीक है, आप चाहो तो इसको 1.66 लेते हो, यहाँ पे 3 हमने कंसिडर किया, एक्चुअल में ये 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू अगर लेते हो तो ऐसे केस में आपका आंसर वेरी करेगा, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन किया था और कैलकुलेशन से हमने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर लिखना है तो ऐसे केस में हम इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट can be converted into the 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। तो अगर एक यूनिट से इतनी एनर्जी मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि इतने यूनिट से कितनी मिलेगी, सीधी सी बात है ना। तो वही तो होगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी, जिसको मैं ई बी बोलूंगा, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी
डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So it is equals to 0.10844 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है हमारे पास. ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा इसको. 0.10844 मल्टीप्लाई बाय 931.5, तो आंसर आता है 101.01186. 101.01186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब कि मैं इसको 101 यहाँ पे 011 या 012 लिख सकता हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आंसर निकल जाएगा 101.012 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये होगी इतनी बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलेगी. दिस इज द आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, ध्यान से देखो. ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियाई Fe26 से लेके 56 एंड Bi 83 से लेके 209 इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. चलिए पता करते हैं इसकी एनर्जी. तो देखो Fe मतलब कि आयरन हमें दिया गया है, आयरन न्यूक्लियाई दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 26 एंड मास नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है 56. इसका मतलब ये होता है कि आयरन न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन्स होंगे एंड 30 न्यूट्रॉन्स होंगे. ठीक है, और पहले वही जो आगे क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी तरीके से हमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है. पहले आयरन की बात करते हैं, उसके बाद Bi मतलब कि बिस्मथ की बात करेंगे. ठीक है, तो पहले आयरन की बात कर लेते हैं. देखो इसका एक्चुअल मास दोनों का दिया गया है, तो हमें पहले तो डेल्टा एम पता करना है कि भाई यहाँ पे मास डिफेक्ट कितना है. ठीक है, तो पहले Fe को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बिस्मथ के पास जाएंगे. तो पहले Fe को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि डेल्टा एम कितना होता है और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. ठीक है, तो हमें उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी. ठीक है, चलिए तो पहले Fe को सॉल्व करते हैं. तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे आयरन के अंदर 26 प्रोटॉन एंड 30 न्यूट्रॉन्स होंगे. ठीक है, तो फॉर्मूला उसका सिंपल है ZMP प्लस NMN माइनस एक्चुअल मास. तो उसके लिए मुझे पहले ZMP एंड NMN मुझे पहले यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे Fe के लिए ZMP टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे होंगे 26 मल्टीप्लाई बाई प्रोटॉन का मास होता है 1.00727, तो ये हो जाएगा 1.00727 यूनिट. तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.00727 मल्टीप्लाई बाई 26, तो आंसर निकल के आएगा 26.26.18902 26.18902 यूनिट. उसी तरीके से NMN दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 30. ठीक है, टोटल हो गए 56. ओके, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो 1.00866 यूनिट. ठीक है, तो ये कितना कंप्यूट होगा, तो ये कंप्यूट होगा हमारे पास 1.00866 मल्टीप्लाई बाई 30, 30.2598 30.2598 यूनिट. ठीक है, चलिए तो अब यहां से मास डिफेक्ट पता करते हैं. तो भाई मास डिफेक्ट कितने होगी, डेल्टा एम जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा देते हैं, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ Fe, एक्चुअल मास ऑफ Fe 2656. ठीक, चलिए तो ZMP हमने कंप्यूट कर लिया, दैट इज द 26.18902
प्लस एम एन हमने कितना कंप्यूट किया है यहाँ पे देखो 30.2598 माइनस ये वैल्यू आपको कितनी दी गई है तो 55.934939 934939। ठीक है, चलो कितना आता है वो पता कर लेते हैं। तो ये है 26.18902 प्लस 30.2598 माइनस 55.934939। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, ये वैल्यू मेरे पास आई 0.513881 0.513881। ठीक है, तो इतना यूनिट मास डिफेक्ट है, मतलब कि इतना मास गायब हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए, मैंने अभी बताया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या याद रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, तो ई बी इसकी निकल के आएगी हमारे पास डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम हमारे पास है 0.513881 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से, तो हमारे पास आंसर आया 478.680152, इतना लिखेंगे तो चलेगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी आएगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इतनी आएगी बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? चलिए, तो इसमें अगर आपको पर न्यूक्लियन निकालनी है तो भी निकाल सकते हो, मतलब कि ईबीएन अगर निकालना है तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। पर न्यूक्लियन अगर ये एनर्जी निकालनी है तो करना क्या होगा, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे दे, हमें यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन अगर मुझे ईबीएन निकालनी है, मतलब कि पर न्यूक्लियस, अगर मुझे यहाँ पे पर न्यूक्लियन मुझे निकालनी है, तो उसके लिए हम इस ईबी को डिवाइड कर देंगे उसके मास नंबर से। ठीक है, तो ये 478, मतलब कि एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो 68 डिवाइड बाई इसका मास नंबर है 56। ठीक है, तो हमें ये आंसर मिल के आएगा, निकल के आएगा 478.68 को हम डिवाइड करेंगे फर्दर 56 से, तो हमारे पास आएगा 8.54 या फिर 8.55 बोलो आप, 8.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गई ईबीएन। क्लियर? चलिए उसी तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं बिस्मथ को, बीआई। चलिए सेम उसके लिए भी हम ZMP एंड MN कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसके लिए ZMP दैट इज इक्वल्स टू, अभी देखो इसके लिए एटॉमिक नंबर है 83, ठीक है, एंड मास नंबर है 209। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर 83 प्रोटॉन्स होने चाहिए एंड 126 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो ZMP मतलब कि 83 प्रोटॉन्स होंगे जिसका मास है 1.00727। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो 83 मल्टीप्लाई बाई 1.00727, ये वैल्यू निकल के आएगी 83.603, 83.60341 यूनिट। ठीक है, उसी तरीके से NMN ये कितना कंप्यूट होगा, तो भाई न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 126 होंगे, सो 126 मल्टीप्लाई बाई 1.00866। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देखते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है। सो 126 मल्टीप्लाई बाई 1.00866, 127.09116। सॉरी ये लिख नहीं पा रहे हम,
127.09116, ठीक है, इतना यूनिट, ठीक है। चलो, तो ZMP एंड MN हमें मिल चुका है। तो अब मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई इसकी मास डिफेक्ट कितनी आएगी, डेल्टा M, ओके। सो डेल्टा M यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है। सो डेल्टा M इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ बिस्मथ 83209, ठीक है। चलो वैल्यू प्लेस कर देते हैं अंदर। सो ये वैल्यू हमने निकाली है 83.60341 प्लस ये वैल्यू हमारे पास आई है 127.09116 माइनस ये वैल्यू हमें दी गई है 208.980388, ठीक है। चलो एडिशन वगैरह कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है, मास डिफेक्ट कितनी आती है। तो 83.60341 प्लस 127.09116 सॉरी प्लस नहीं माइनस 208 पॉइंट, वैल्यू थोड़ी बड़ी है, 980,388, तो ये वैल्यू आएगी 1.714182, 1.714182 यूनिट, ठीक है। तो इतना हमें डेल्टा M मिलेगा। क्लियर। चलो, तो ये डेल्टा M तो हमें मिल चुका है। अभी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करेंगे, मतलब कि इतना मास गायब हुआ है, मतलब कि ये मास एनर्जी में रिलीज हुआ है, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ, तो डेल्टा M मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so it is equals to 1.714182 मल्टीप्लाई बाई 931.5, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 1596, इट इज 1596.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसमें भी पर न्यूक्लियन अगर निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो EBN दैट इज इक्वल्स टू EB अपॉन मास नंबर, जो यहाँ पे आएगा 1596.76 डिवाइड बाई, यहाँ पे इसका मास नंबर है 209, सो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम 209 से, तो ये आ जाएगी 7.64, सो अप्रोक्सीमेटली 7.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्लियर। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, ए गिवन कॉइन हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। For simplicity, assume that the coin is entirely made of Cu 2963 atoms and its mass is 62.92960 unit. So ultimately अगर मैं ये क्वेश्चन में बोलूं तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने को बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें यहाँ पे निकालने को बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये हम पता लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कॉपर। अभी यहाँ पे एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, यहाँ पे 3 ग्राम कॉपर में से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को बाहर निकालने के, मतलब अलग करने के लिए कितनी टोटल यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लगानी पड़ेगी। एक्चुअली हम इसको पर न्यूक्लियर नहीं, लेकिन टोटल यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन 3 ग्राम के लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ईच एंड एवरी प्रोटॉन, मतलब कि ऐसा किसी
पर्टिकुलर इतने मतलब 2-3 ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, हर एक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मतलब कि टोटल ही निकालनी है, लेकिन वो यहाँ पे 3 ग्राम के लिए है ना, यहाँ पे मास 3 ग्राम दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे हमें पहले तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 ग्राम के अंदर, एंड फिर उसके हिसाब से हमें यहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो यहाँ पे मास डिफेक्ट पता कर लेते हैं, मास डिफेक्ट यानी उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी वो हम यहाँ पे पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे की सोचते हैं। तो कॉपर के लिए हमें पता है कि कॉपर का यहाँ पे वैसे तो दिया गया है, एटॉमिक नंबर 29 है एंड मास नंबर 63 है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर 29 प्रोटॉन्स एंड 34 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले ZMP एंड NMN कैलकुलेट कर लेते, कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसके लिए ZMP दैट इज इक्वल्स टू 29 प्रोटॉन्स और इसका मास है हमारे पास 1.00727 1.00727। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर क्या निकल के आता है। सो ये आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 1.00727 29.21083 29.21083 यूनिट, ठीक है। चलो एंड NMN अगर इसको कंप्यूट करेंगे तो इसके अंदर टोटल न्यूट्रॉन्स होंगे 34। सो ये 34 मल्टीप्लाई बाय 1.00866 चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 से। सो ये 34 मल्टीप्लाई बाय 1.00866 तो ये 34.294 यूनिट होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से डेल्टा एम कंप्यूट कर सकते हैं। तो डेल्टा एम कितना होगा, डेल्टा एम होगा ZMP प्लस NMN माइनस एक्चुअल मास ऑफ कॉपर 2963, ठीक है। सारी वैल्यू प्रोवाइडेड है, मतलब कि ये तो हमने कंप्यूट कर ही ली है। 29.21083 प्लस 34.2949 माइनस इसका मास हमें दिया गया है 62.92960। सो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 29.21083 प्लस 34.2924 माइनस 62.92960, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.57363, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.57363 यूनिट, ठीक है। तो इतना डेल्टा एम मतलब कि मास डिफेक्ट हमें मिलेगी। तो मास डिफेक्ट तो हमने निकाल ली है, अभी इसके रिलेटेड बाइंडिंग एनर्जी कितनी, मतलब कि इतना मास गायब हुआ है तो एनर्जी के फॉर्म में निकला होगा, तो कितनी एनर्जी हमें मिली होगी, तो ये भी पता कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एम को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें पता है कि 931.5 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.57363 मल्टीप्लाई बाई 931.5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चल जाएगा 931.5। तो 534.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलेगी। क्लियर, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
तो देखो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स इन 3 ग्राम कितने होंगे वो पता करते हैं। तो देखो उसके लिए मैं पॉइंट लगाता हूँ, नंबर ऑफ एटॉम्स इन, क्योंकि इसका एटॉमिक मास नंबर जो भी है, एटॉमिक मास जो भी है वो कितना है, 63 ग्राम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटॉम्स तो इन 63 ग्राम is equals to 6.023 into 10 to the power 23, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटॉम्स इन 3 ग्राम कितने होंगे, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एन। तो ये हो जाएंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 63, ठीक है। तो चलिए ये पता कर लेते हैं ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 63, तो ये वैल्यू आएगी 0.2868, 0.2868 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने एटम्स होंगे 3 ग्राम के अंदर, ठीक है। इतने एटम्स होंगे 3 ग्राम के अंदर। अभी हमें पता है कि हमने अभी कैलकुलेट किया कि भाई एक के रिलेटेड इतनी एनर्जी है, तो इतने एटम्स के रिलेटेड कितनी होगी बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो सीधी सी बात है, तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा कि भाई तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है 3 ग्राम के लिए, तो टोटल रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी, रिक्वायर्ड नहीं बोलेंगे, हाँ रिक्वायर्ड ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट करना है ना, वो जुड़े नहीं है, जुड़े होंगे तो रिलीज होगी, तो उनको सेपरेट करना है तो उतनी देनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड सॉरी ओके रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, total binding energy, that is equals to EB multiply by 0.2868 इंटू 10 टू दावर 23, मतलब कि EB मल्टीप्लाई बाई एन। EB हमारे पास कितनी है, तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो ये 534.33, सॉरी इट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लिखने में गलती की है, इट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हर एक जगह पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पे तो एडजस्ट हो जाएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमें इसका आंसर जूल में कन्वर्ट करके देना है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.28, लिख नहीं पा रहे, 2868 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक। चलो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ निकल के आएगी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाद में करना होगा, पहले ये वैल्यू कंप्यूट कर देते हैं। तो 0.2868 मल्टीप्लाई बाई 534.33, तो 153 पॉइंट समथिंग हमारे पास कुछ आया, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड EB टोटल that is equals to 153.2509 into 10 to the power 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमें इसका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं देना है, हमें इसका आंसर जूल में देना है, तो हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 153.2509 इंटू 10 टू द पावर 23, मेगा मतलब कि 10 टू द पावर 6,
इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से, 1.6 से, तो ये 245 इंटू 10⁻, देखो ये 19 एंड 23, तो ये 4, तो ये 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10⁻10 हो जाएगा, मतलब कि मैं इसको 2.45 इंटू 10⁻12 भी लिख सकता हूँ। 2.45 इंटू 10⁻12 जूल। तो इतनी एनर्जी चाहिए हमें 3 ग्राम के कॉइन में से, 3 ग्राम का जो कॉपर का कॉइन है उसमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को सभी को अलग करने के लिए, है ना, सभी को सेपरेट करने के लिए हमें इतनी टोटल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, ठीक है, इतनी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर? तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।